जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत कश्यप और आप देख रहे हैं स्टडी गांव वाला। आज मैं कक्षा 10 का भूगोल लेकर आया हूं, क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का जियोग्राफी लेकर आया हूं, जो कि आपके सोशल साइंस। अरे भाई, थोड़ा सा लिखा जा सोशल। एक सेकेंड, वन सेक। क्लास 10th का है भाई, और यह है सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस लेकर हम आए हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन। ठीक है, संसाधन में हम लोग जो पिछला जो पार्ट था उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखे थे, और आज हमने जो आज देखने वाले हैं वो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिससे कि आप सभी लोग का फरवरी माह में होने वाले परीक्षा का बहुत ही अच्छे से तैयारी हो सके। और यह सभी चैप्टर्स का निचोड़ दिया जा रहा है, इसीलिए मैं यही बोलूँगा आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप सभी का पढ़ाई और तैयारी बहुत ही अच्छे से और ज़बरदस्त तरीके से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना जियोग्राफी का चैप्टर संसाधन। ठीक है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले थे भू संसाधन। ठीक है, भारत में भूमि का विवरण थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई भारत में भूमि कैसी है। तो देखिए, भारत में जो ज़्यादातर भूमि है वो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें से 43% भूमि जो है कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। कितने परसेंट भूमि भाई? तो यह 43%। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है 30% जो है पर्वत और पहाड़, जिसमें से नदियां और पर्यटक स्थल है, जिसमें लोग जाते हैं घूमने, आप भी जाते होंगे। पठार भी 27% हिस्सों में है, जिसमें से हम लोग खनिज निकालते हैं, जीवाश्म ईंधन निकालते हैं, और जिसमें वनों का संचयन कोष भी है, जो इसमें मतलब पेट्रोलियम वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने चीजें भाई हमारे पास भूमि है। कितने पार्ट में? तो 43% मैदानी क्षेत्र है, 30% यानी 30% हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र भी हमारे पास 27% है, जो कि टोटल हो जाते हैं हमारे 100%। ठीक है, 100% हमारे पास में सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सी क्षेत्र है? तो मैदानी क्षेत्र, जहाँ पे हम लोग कृषि वगैरह करते हैं। ठीक है, भारत में भू उपयोग प्रारूप, मतलब भूमि का उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए। कितने प्रतिशत भाई? तो 33% भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत होना चाहिए? वन। लेकिन यह काफी कम है। क्यों? क्योंकि भाई वन रहेंगे तभी अच्छे ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा, और जो मानसून है या ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं को कम किया जा सकता है। 30% नहीं होना चाहिए, मतलब और भी ज़्यादा, कम से कम 50-40 कर सकते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र पंजाब हरियाणा 80% है, जबकि अरुणाचल मिजोरम आदि 10% से कम है। जो मतलब पेड़ की बात की जा रही है, यहाँ पे जो पेड़ लगाया जा रहा है नीवल की, तो वहाँ पे 80% तक शुद्ध तरीका से बात कर सकते हैं, मिलता है। और वहीं पे मिजोरम में 10% ही लगाया जाता है, उसके बाद अपने से ही ये सब हो जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे। ठीक है, भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? मतलब कि भूमि में मतलब कह सकते हैं कि भूमि के और मतलब कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए, खनन खनन समझते हैं आप, जहाँ पे मतलब कि मिट्टियों की खुदाई होती है, ज़्यादातर झारखंड में होती है, क्योंकि वहाँ पे भाई कोयला निकाला जाता है, तो वहाँ पे खनन बहुत ज़्यादा होता है। उड़ीसा में भी निकलती है कोयला, तो वहाँ पे भी खनन की समस्या थोड़ा सा बढ़ती है। अति पशुचारण गुजरात और राजस्थान, अधिक सिंचाई पंजाब हरियाणा। कहने का तात्पर्य है कि जो पशु का चारा उत्पन्न होता है ज़्यादातर गुजरात में मिलता है, राजस्थान मतलब नहीं मिलता है, कम मिलता है इन क्षेत्रों में। कहाँ पे? राजस्थान में और गुजरात में, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ इन दोनों क्षेत्रों में रेत है ज़्यादातर। अधिक सिंचाई वाले जो क्षेत्र है वो है पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे ज़्यादातर सिंचाई की जाती है। ठीक है, मृदा संसाधन की बात करें हम लोग, तो सॉइल रिसोर्सेस, मृदा निर्माण के कारण
उच्चावच, जनक, शैल, जलवायु, वनस्पति और समय। मतलब जो मृदा संसाधन की बात करते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो उनमें देखिए उच्चावच है, जनक शैल है, मतलब जनक शैल का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ों का राजा कह सकते हैं एक तरह से, या जो मिट्टी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जलवायु सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और वनस्पति, ठीक है। तो वनस्पति वगैरह रहेगा तभी मिट्टी बनेगी, अगर मतलब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कैसे मिट्टी बनेगी, क्योंकि मिट्टी पत्तियों के सड़ने से गलने से ही बनती है। और समय इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, मिट्टी को बनने में लगभग 100 ईयर्स तक लग जाते हैं, ठीक है, कम से कम 100 साल भी लग सकते हैं, सैकड़ों वर्ष लगते हैं। इस तरह मिट्टी बनती है। मृदाओं का वर्गीकरण की बात करें कि मतलब मृदा को अलग अलग बांटा जाए, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ है। कौन सी मिट्टी है भाई? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। संपूर्ण उत्तरी मैदान इसी से बना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा निरपेक्षित। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी आती है सबसे ज़्यादा उनको पहुँचाने में एक जगह से दूसरे जगह जो सहायक हैं, वो भाई सहायक में से सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब ज़्यादातर हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इस जलोढ़ मिट्टी को पहुंचाने में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई दो प्रकार, कौन सा प्रकार है? जो क्षेत्र के प्रकार हैं, एक है बांगर, एक है खादर। बांगर क्या है भाई? पुराना जलोढ़ जो कि कंकड़ द्वारा मतलब कंकड़ों से बना है। और जो खादर है वो नया जलोढ़ है जो कि महीन कण है। जो अब कण कैसे उत्पन्न होते हैं, तो जो मिट्टियाँ मतलब पहाड़ों के खिसने से लगातार कंकड़ बनते रहते हैं पहाड़ों के टूटने से, ठीक है। तो उसमें से दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक बांगर होती है, एक खादर होती है। बांगर मतलब पुराना जलोढ़ है और खादर मतलब नया जलोढ़ है, मगर वो दोनों मिट्टी की ही बात हो रहा है, ठीक है। अब इनमें से जो मतलब जलोढ़ के लिए सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे फसल कौन से हो सकते हैं जो कि जलोढ़ पे अच्छे तरह से होते हैं, वो होते हैं गन्ना, चावल, गेहूँ। यह सबसे अच्छे तरीके से जलोढ़ पे उग जाते हैं और अच्छे पैदावार भी देते हैं। जलोढ़ किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो देखिए काली मिट्टी होती है लगभग। इसे रेंगर या काली कपास मृदा भी कहते हैं। रेंगर भी कह सकते हैं या तो काली कपास मृदा भी कह सकते हैं या काली मिट्टी भी कह सकते हैं। ये चीज़ इन इन नामों से इसे जाना जाता है। यह दक्कन पठार जैसे कि बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र या मालवा में पाई जाती हैं ज़्यादातर, ठीक है। नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें जो जलोढ़ में होती है वो नमी बहुत जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में धारण करती है। वहीं पे अगर बात करें बलुई मिट्टी की, तो आप देखते होंगे कि तुरंत कुछ ही दिनों में वहाँ पे दरार फट जाता है, मगर जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें बहुत लंबे समय तक दरारें नहीं आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल और पीली मिट्टी भी भारत में है। दक्कन पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्र में रवेदार अग्नेय चट्टानों पर विकसित कौन है? लाल और पीली मिट्टी है, ठीक है। लाल रंग मतलब लौह धातु के कारण, पीला रंग जल योजन के कारण, क्योंकि हमारे धरती पे मतलब जो कि दक्कन के पठार के क्षेत्र में, दक्कन के क्षेत्र में भाई लोहा ज़्यादा है, तो वहाँ पे भाई जो मिट्टी का रंग हो गया वो लाल हो गया, किसके कारण हुआ है? लोहा के कारण हुआ है। वहीं पे अगर जल के कारण पीली हो गई है, और क्योंकि अग्नि चट्टानों पे मतलब अग्नि वाले चट्टानों के आसपास है, इस कारण से वहाँ पे पीली मिट्टी हो गई है। एक है लेटेराइट। लेटराइट मिट्टी जो है वह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में निच्छालन से बनती है। वो कहाँ पे लेटराइट मृदा मिलेगी? तो जहाँ पे ज़्यादा तापमान होगा, यानी कि जहाँ पे कह सकते हैं ज्वालामुखी के आसपास वाले क्षेत्र, और वहाँ पे ज़्यादा वर्षा वाले भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? लेटराइट मिट्टी मिलेगी। फिर उसके बाद अगर बात करें आगे, तो ह्यूमरस की मात्रा कम होती है, खाद और उर्वरक डालकर खेती संभव है। कौन सी खेती? तो जहाँ पे ह्यूमरस की मात्रा कम होती है वहाँ पे हम लोग काजू, चाय, कॉफ़ी इत्यादि बो सकते हैं और उगा सकते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा की यदि बात करते हैं तो वहाँ की मिट्टी जो होती है लाल और भूरा होती है, रेतीली होती है और लवणीय होती है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है यह मृदा, कौन सी? मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। अगर वन मृदा की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती है वन मृदा?
तो वन मृदा हमारे पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। नदी घाटियां में दोमट, सिल्टदार और ऊपरी ढालों पर मोटे कण वाली होती हैं। कौन? वन मृदा। ठीक है। मृदा अपरदन की बात करें या संरक्षण की बात करें तो इसमें हम लोग पाते हैं कि देखिए, जैसे मृदा अपरदन की बात करते हैं तो मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया क्या होती है? मृदा अपरदन होती है। ठीक है। वहीं पे अवनलिकाएं बात की जाए तो बहता जल गहरी वाहिकाएं बनाता है। जो बहता जल है वह बनाता है वाहिकाएं, यानी कि अवनलिकाएं बनाता है। चादर अपरदन की बात करते हैं तो ऊपरी मृदा जल के साथ बह जाती है, वही चादर अपरदन है। पवन अपरदन की बात करते हैं तो हवा द्वारा मृदा को उड़ा ले जाना ही पवन अपरदन है। संरक्षण की बात करते हैं हम लोग, संरक्षण के उपाय की बात करते हैं तो उनकी संरक्षण कैसे की जाती है? तो देखिए, समोच्च जुताई मतलब ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाना चाहिए, तो उससे जो संरक्षण होगा भूमि कटाव नहीं होगी। ठीक है। अगर सोपान कृषि बात की जाए तो सीढ़ीदार खेत बनाना, जैसे कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में होता है, वहाँ पे भी कृषि मिट्टी का अपरदन यानी मृदा अपरदन कम होता है। पट्टी कृषि बात की जाए तो फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाना, उससे आपके जो पवन की अपरदन है, पवन अपरदन की क्षमता है जो हवा उड़ा के ले जाती है, वो नहीं होगा। और लास्ट का जो हमारा है कि रक्षक मेखला, पेड़ों को कतार में लगाने से क्या होता है कि भाई वहाँ पे हवा नीचे नहीं जा पाती है और इससे कटाई कम हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और हो सकता है कि जैसे पानी वगैरह भी आएगा तो थोड़ा कम कटता है। ठीक है। तो ये रहा भाई हमारा संसाधन चैप्टर। ठीक है। संसाधन का चैप्टर जो था हमारा समाप्त हो चुका है और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या आपको समझ में आता है तो आप बेझिझक कमेंट करें और हम यही कहेंगे कि 2 बार वीडियो देखें, जिससे कि अगर एक बार में समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो 2 बार वीडियो देखने पर आपका जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएगा। और आप लोग एक बात का फिक्र और ना करें, आपको मैं बता दूं कि जनवरी के शुरुआत में, मतलब दिसंबर चल रहा है, जनवरी के शुरुआत में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने क्या कोशिश करेंगे और जनवरी के आधे जाते जाते या लास्ट तक जाते जाते हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आप लोग का परीक्षा में नंबर उठ सके। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।